वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ऑडिट एंड सेक्टोरियल प्रैक्टिस का चैप्टर नंबर 4 दैट इज ऑडिट प्रोग्राम। के जो ऑडिट प्रोग्राम है वो कैसे होता है। सो इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिपरेशन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट की ऑडिट से पहले कौन कौन सी तैयारी करनी पड़ती है, ऑडिट प्लानिंग कैसे होती है, डेवलपिंग कैसे होती है, प्लान्स क्या है, देन ऑडिट प्रोग्राम के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, देन कैश ऑडिट क्या है, नोटबुक क्या है, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट नोटबुक क्या है, एडवांटेजेस क्या क्या है, लिमिटेशंस क्या है इसकी, देन वर्किंग पेपर्स क्या है, पर्पस ऑफ वर्किंग पेपर्स क्या है, कंटेंट क्या होता है, देन ऑनरशिप कैसे होते हैं वर्किंग पेपर्स की, देन प्रोसीजर क्या होता है, ऑडिट का रूटीन चेक कैसे करता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, टेस्ट चेकिंग करते हैं, डिसाइडिंग ऑफ सैम्पल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑडिटर्स होती हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं, ट्यूटोरियल असाइनमेंट्स ये सब चीज़ें देखते हैं। सो पहले पढ़ते हैं प्रिपरेशन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट की ऑडिट से पहले क्या करते हैं। सो प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी वर्क रिक्वायर्स अप्रोप्रिएट प्लानिंग एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन की देखो किसी भी काम को करने से पहले में प्रॉपर उसकी प्लानिंग एंड एक्शन लगता है। बिफोर कमेंसिंग अ न्यू ऑडिट एंड ऑडिटर शुड टेक फाइनल फॉलोइंग स्टेप्स। सो ascertain the scope of duties। पहले तो ड्यूटीज देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑडिटर शुड ascertain the precise nature and scope of his duties। किसकी ड्यूटीज क्या है, उसका स्कोप क्या है। In the case of statutory audit, the scope of duties can be ascertained by referring to the status कि उसका कि मतलब उसको कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है। द एग्जाम्पल टू सेट इन द स्कोप ऑफ ड्यूटी क्या है, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, उसे क्या करना चाहिए। देन प्रोसीजर एंगेजमेंट लेटर व्हेन ऑडिटर डिसाइड टू एक्सेप्ट एन ऑडिटर एंगेजमेंट की जब वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ऑडिटिंग एंगेजमेंट क्या है। देन उसके बाद शुड बी प्रोसीजर ऑफ एंगेजमेंट लेटर ऑफ द क्लाइंट। फिर उसे क्लाइंट का काम करना पड़ता है जिसमें लेटर में सारी चीज़ें होती है कि क्या ऑडिट कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैसे फुलफिल करना है। देन इंगेजिंग लेटर क्या है, देन उसके कौन कौन से स्पेशल असाइनमेंट टास्क करने हैं, ये सब चीज़ उसमें लिखी होती है। देन थर्ड वन दैट इज नॉलेज अबाउट बिजनेस। देन जो गुड ऑडिट होता है वो कैन नॉट बी कंडक्ट by confining oneself to the accountant's office and auditor should clearly understand the nature of business। पहले वो प्रॉपर नेचर ऑफ बिजनेस देखेगा कि बिजनेस का नेचर क्या है, वो शुरू से लेके डॉक्यूमेंट अवेलेबल सब कुछ देखा, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैसी है, पार्टनरशिप डीड कैसी है, देन फैक्ट्री की विजिट साइट पे विजिट करेगा। फिर उसके बाद जो ऑडिटर है वो प्रॉपर ब्रॉड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझेगा, सारे ऑपरेटर्स को चेक करेगा, रेगुलेटरी प्रोविजंस को चेक करेगा, ये सब चीज़ें चेक करेगा। देन नॉलेज एंड ऑफ द अकाउंटिंग सिस्टम। जो ऑडिटर है वो लिस्ट देखेगा सारी बुक्स की मेंटेन जो क्लाइंट ने करी होंगी। फिर उसके बाद वो इन्फ्लुएंस होगा कि रिलायबिलिटी एंड इंटरनल कंट्रोल कितने हैं उनका। देन लिस्ट और टू प्रिंसिपल ऑफिसर्स। देन जो ऑडिटर होगा वो लिस्ट होगा प्रिंसिपल ऑफिसर्स का ऑर्गेनाइजेशन के कितने हैं, देन उनके पास प्रॉपर नॉलेज कितनी है, स्कोप अथॉरिटी ऑफ ईच ऑफ देम कितना है। द नॉलेज ऑफ द टेक्निकल डिटेल्स, वो एक्वायर करेगा सब नॉलेज अबाउट द टेक्निकल डिटेल्स ऑफ द बिजनेस जिसमें कि वो ग्रास्प कर पाएगा नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है। देन सेकंड वन दैट इज इंक्वायरी इनटू स्पेशल सर्कमस्टांसेस। जो ऑडिटर है वो इंक्वायरी भी कर सकता है अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं तो अपॉइंटमेंट कैसी है कैसे नहीं है। फिर उसके बाद बिगिन विद द प्लेस ऑफ अनदर ऑडिटर। फिर उसके बाद इन केस ही बिगिन टू अपॉइंट इन प्लेस ऑफ अनदर, अगर वो कुछ अपनी जगह से अनदर और ऑडिटर भी ला सकता है तो वो भी ला सकता है। देन उसके बाद एट्थ वन दैट इज इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट्स एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द अफर्मेशंस स्टेप। अगर वो ये सारे स्टेप्स कर लेता है जितने भी फॉर्मेशन स्टेप है, देन ही शुड इशू क्लियर इंस्ट्रक्शन। फिर उसमें प्रॉपर क्लियर इंस्ट्रक्शन देता अपने क्लाइंट को। और उनमें क्या क्या होता है, अकाउंट शुड बी फाइनलाइज एंड कीप रेडी फॉर ऑडिट। की जो अकाउंट है वो फाइनलाइज और ऑडिट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो फाइनलाइज कर दे अकाउंट्स ऑडिट के लिए। then the necessary schedules should be prepared and made available। जितने भी स्केड्यूल है वो प्रीपेड करे जाए अवेलेबल कराया जाए। then the schedules are required are schedules debtor creditors including bad debt doubtful, ये सब चीज़ें फिक्सेड एसेट, ये सब चीज़ें वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मार्केट प्राइस स्टॉक शीट, ये सब चीज़ें एकदम प्रॉपर तैयार करवा के रखे। देन ऑडिट प्लानिंग क्या होती है, फॉर इफेक्टिव डिसीजन कंडक्ट।
अगर आपको ऑडिट अच्छे से कराने तो प्लानिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन जो प्लानिंग है वो कॉन्टिन्यूस होती है प्रॉपर जी ऑडिट प्रोग्राम के थ्रू आउट। देन उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या होता है प्लानिंग के गोल्स का, कि आप अपना बजट देखो, अपने ऑडिट स्टाफ बनाओ, अपना शेड्यूल करो डेट्स और इंटरिम डिविडेंड की प्रोसीजर्स को। देन उसके बाद अ टाइम बजट लेज डाउन द नंबर ऑफ आवर्स एक्सपेक्टेड। फिर वहाँ पे एक टाइम बजट तैयार करते हैं अपने नंबर ऑफ आवर्स एक्सपेक्टेड कि कितना आपका टाइम लगने वाला है। देन उसके बाद दी बजटेड टाइम कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू कैटेगरी वाइज। फिर जो बजटेड आपका टाइम होगा फिर उसको आप कैटेगरी वाइज ऐसे ब्रेक डाउन करने वाले हो। देन फॉर एग्जांपल इट में डिसाइड टू स्पेंड 60 आवर्स ऑन अ वर्क ऑन कैश। अगर उन्होंने 16 फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 60 आवर्स लगाए हैं कैश को तो 100 आवर्स लगाएंगे इन्वेंट्रीज को, देन 20 आवर्स लगाएंगे रिपोर्ट की बनाने में। देन द स्टाफ असाइन शुड बी अकॉर्डिंग टू, जो स्टाफ होगा अपनी कैपेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, रोटेशन अमंग क्लाइंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, इन सबको बिहाफ पे दे के लगाया जाएगा। देन जो गुड ऑडिट प्लान होगा वो बेस्ड होगा कि नॉलेज अकाउंटिंग सिस्टम की कैसा है, रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना है, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है वर्क की। देन जो प्लान होगा वो कवर होगा एक्वायर नॉलेज ऑफ द क्लाइंट अकाउंट सिस्टम, पॉलिसीज, इंटरनल कंट्रोल को लेके। देन एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी कितनी है, देन प्रोग्रामिंग नेचर क्या है, ऑडिट प्रोसीजर क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क क्या है, देन सब कुछ। देन डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान क्या है in the light of expected scope of the assignment। in the light of expected scope of assignment, जितना असाइनमेंट है उसको स्कोप को लेके क्या करते हैं, ऑडिटर शुड प्रिपेयर अ प्लान आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। वो एक प्लान बनाता है, जब वो पहले ये सब चीज़ें देख लेता है उसके बाद वो प्लान बनाता है। तो कौन कौन सी चीज़ें देखता है, असेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है असाइनमेंट के अंदर, टर्म ऑफ एंगेजमेंट कितनी है उसकी, फिर उसके बाद उसके पास एप्लीकेबल लीगल रूल्स कितने हैं, नेचर ऑफ टाइमिंग्स ऑफ रिपोर्ट क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ क्या बोलती हैं, देन सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज कौन सा, रिलायबिलिटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम कितना है, स्पेशल अटेंशंस कितनी है, एविडेंस कितने हैं, देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट कितने हैं, इंटरनल ऑडिटर्स एंड ब्रांचेस सब्सिडरीज कितनी हैं, ऑडिटर्स को कितने ब्रांचेस से मिल रहा है, ये सब है। देन एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटेड प्लान क्या है, ऑडिटेड प्लान के एडवांटेजेस हैं कि उनको टेंशन कितनी डिवोट की जा रही है। देन उसके बाद पोटेंशियल प्रॉब्लम्स कितनी हैं, वर्क कंप्लीटेड अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यूटिलाइज असिस्टेंट्स प्रॉपरली उनको यूज़ करना, कोऑर्डिनेट बनाना उन सब के बीच में। देन उसके बाद SA30 रिवाइज प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैसे प्लानिंग होती है। सो स्कोप क्या है, इसमें सारे ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना और सारे मेंबर्स को देखना। देन प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ देखना है एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ऑडिट, कि जो ऑडिटर है वो प्रॉपर परफॉर्म करे, प्रोसीजर वगैरह चेक करे, अपने एथिकल रिक्वायरमेंट सब कुछ ऐसे चेक करे। फिर उसके बाद प्लानिंग एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं कि इस्टेब्लिश करें ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी कितनी है, स्कोप, टाइमिंग क्या होने वाला है। देन उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, डेफिनेस उसके स्कोप को चेक करें, देन ऑब्जेक्टिव्स चेक करें। देन उसके बाद कंसीडर दी फैक्टर सिग्निफिकेंट एक्टिंग मैनेजमेंट टीम एफर्ट, की टीम एफर्ट कितना है, देन प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट देखे कितना है, नेचर, टाइमिंग, ये सब चीज़ चेक करें। देन उसके बाद ऑडिटर शेल डेवलप एन ऑडिट प्लान दैट शेल इंक्लूड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ, कि उसमें कौन कौन सा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड, प्लान कितना है, वो सब चीज़ें चेक करें। देन ऑडिटर शेल डॉक्यूमेंट, उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान कितना है, चेंजेस क्या क्या आने वाले हैं, ये सब चीज़ें। तो उसके बाद ऑडिट प्रोग्राम, की ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। सो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी प्लान डिपेंड्स अपॉन द गुड प्रोग्राम। आपको कितना प्लान कितना प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना है वो देखते हैं कि आपने प्रोग्राम कैसे बनाया है।
इवन द कंप्यूटर गिव्स अ गुड सोल्यूशन इफ इट प्रोवाइडेड विद करेक्ट एंड साउंड प्रोग्राम। कि देखो कंप्यूटर भी आपको तभी सोल्यूशन देगा अगर आप अच्छे से उसे इंफॉर्मेशन दोगे तो। इसलिए जो ऑडिटर है वो अच्छे से तभी काम करेगा अगर उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। जो जूनियर सीनियर स्टाफ होगा वो अपना काम अच्छे से करेगा तभी होगा। जब भी कोई ऑडिट प्रोग्राम होता है तो हमें साइज देखते हैं कि कितना है कितना नहीं है। तो जो ऑडिट प्रोग्राम है वो एक आउटलाइन होता है किसी भी प्रोसीजर का, सपोर्ट करता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे करना है। देन इट इज़ द ऑडिटर्स प्लान ऑफ एक्शन, किसको कैसे काम करना है। फिर उसके बाद इट प्रोवाइड द प्लान ऑफ वर्क ऑफ एग्जामिनेशन एंड सेट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बताता है प्रॉपर। तो एक ऑडिट प्रोग्राम क्या है, डिटेल प्लान है जिसमें अपने वर्क के बारे में होता है, स्पेसिफिक प्रोसीजर वगैरह लिखे होते हैं, सब चीज़ लिखी रहती है। देन उसके बाद 6 पेज नंबर है, दस प्रोग्राम फॉर्मुलेशन बिगिन विद द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। पहले के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। देन जो ऑडिटर है वो अपनी रिटर्न डॉक्यूमेंट और फोर्थ प्रोसीजर प्रॉपर एकदम लिख के देता है कैसे कैसे होगा, देन अरेंज करेगा। देन उसके बाद जो सिस्टम होगा इंटरनल कंट्रोल वो भी इंटेंट होगा। देन द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल कैन बी इन 4 स्टेप अप्रोच। 4 स्टेप अप्रोच में होती है पहले टाइप ऑफ एरर कितना है कितना नहीं है, डिटरमाइनिंग प्रोसीजर क्या है, देन डिटरमाइन वेदर द नेसेसरी प्रोसीजर प्रिस्क्राइब फेजेस की फेजेस क्या है, जिसके बाद इवोलेट वीकनेस अगर है कि नहीं है उन सबको चेक करना, नेचर टाइमिंग वगैरह क्या है। देन एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम में क्या क्या एडवांटेजेस, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ कंडक्टिंग ऑडिट प्रोग्राम में भी प्री डिटरमाइन, जैसे कि जो ऑडिटर है वो प्रॉपर स्टाफ को अच्छे से ग्राउंड करेगा, कवर करेगा। देन जो फ्यूचर ईयर्स के लिए भी। देन उसके बाद ऑडिट जो है वो अच्छे से क्लियर कट ड्यूटीज फुलफिल करेगा, एफिशिएंसीज देखेगा असिस्टेंट्स की। देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ईजी हो जाएंगी, सब एविडेंस प्रोवाइड करेगा। देन द रूटीन गेट सिस्टमेटिक रूटीन हो जाएगा, कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। देन उसके बाद स्पीसमैन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। एक स्पीसमैन है एक ऑडिट प्रोग्राम का। नेम ऑफ क्लाइंट क्या है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट क्या है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑडिट क्या है, एंड स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो देता है, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। देन ईयर आ जाता है, कैश बैंक बैलेंस देखते हैं, कैश बुक बैलेंस देखते हैं, कैश बुक वाउच देखते हैं, पेटी कैश वाउच देखते हैं। मतलब ये सारी बुक्स जितनी भी हैं उनकी वो सब यहाँ पे लिखते हैं। जनवरी फरवरी सब कुछ यहाँ पे मेंशन करता है वो बैलेंस करने के। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम की, ऑडिट प्रोग्राम के डिसएडवांटेजेस क्या होता है। सो एन ऑडिट प्रोग्राम टेंड टू इंट्रोड्यूस मोनोटनी इन द वर्क, कि वर्क में काफ़ी ज़्यादा मोनोटनी आ जाती है, विच में रिजल्ट इन द मैकेनिकल परफॉर्मेंस बाय द स्टाफ विदाउट एनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रैफिक आदर टेंस में आ जाते हैं। द पॉसिबल डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम आर रिस्पॉन्स बिलो, कि कौन कौन से हो सकते हैं पॉसिबली। सो टास्क बिकम मैकेनिकल, जो रिजल्ट होता है वो इनएस्टिमेटेड, एंड काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम आती है। देन उसके बाद इट डज नॉट सर्व एनी पर्पज इन द ऑडिट ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आते हैं वो कर नहीं पाते अच्छे से। देन इनफिशिएंट हो जाता है, काफ़ी बिहाइंड द प्रोग्राम काम करना, रिजिडिटी आ जाती है बहुत ज़्यादा। देन एग्जाम्पल्स ऑफ इन ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम के एग्जाम्पल्स क्या है, ऑडिट प्रोग्राम फॉर कैश के लिए करें तो कौन से आ जाते हैं, accounts for numerical sequence of cash receipts and payments, posting cash book, पेटी कैश बुक चेक करना, एग्जामिनर रिव्यू कैश रिसीवर्स देखना, चेक रिसीव देखना, वाउचर्स देखना, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट देखना, पोस्टिंग जर्नल्स देखना, कैश बुक्स देखना, बिलिंग कैश बुक देखना, पेमेंट्स ऑफ बैंक्स, ये सब चेक करना। तो उसके बाद ऑडिट प्रोग्राम परचेज एंड परचेज रिटर्न को चेक करना, मतलब एग्जामिन एंड रिव्यू करना, अथॉरिटी चेक करना, इनवॉइसेस चेक करना, अप्रूवल देखना। तो उसके बाद एंट्रीज इन स्टॉक रजिस्टर, ये सब चीज़ें चेक करना, फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन, ये सब चीज़ें चेक करना। देन उसके बाद ऑडिट प्रोग्राम फॉर सेल्स एंड सेल्स रिटर्न के लिए ऑडिट प्रोग्राम कौन से होता है, रिव्यू एंड चेक करना, स्टेज ऑफ कस्टमर ऑर्डर्स क्या है, चेक रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ एंट्रीज देखता है, सेल्स की कितनी है, सेल्स डे बुक की कितनी है कितनी नहीं है, एंट्रीज देखता है सेल टैक्स की अगर है कि नहीं है, प्री रिप्रेजेंटेटिव
नंबर ऑफ सेल्स देखता है, आउटवर्ड कितना है कितना नहीं, वैल्यूएशन ऑफ गुड्स देखता है, एंड पोसेशन में गुड्स कितनी है वो देखता है। चेक करता है कि इम्पर्सनल लेजर में पोस्ट हुई है कि नहीं हुई है, ग्रेड कीपर है कि नहीं है, अप्रूव्ड है कि नहीं है, डाउटफुल डेब्ट्स हैं कि नहीं है। फिर उसके बाद ऑडिट प्रोग्राम फॉर सैलरी of key officers की obtain a current organization chart and make a list of officers कितने हैं, वाउच लिस्ट बनाते हैं कि मिनट बोर्ड कितना है, देन इंडिविजुअल ऑफिसर्स लोकेशन देखते हैं, एंड फ्रॉम द स्टेप 1 to 3 अबव लिस्ट ऑथोराइज सैलरीज की उनकी सैलरीज भी हो जितने अबव हैं, देन पेरोल हो, देन उसके बाद रिट्रेस पेरोल जर्नल को रिट्रेस कर पाए, स्टॉक को स्कैन कर पाए, स्टॉक रजिस्टर अच्छे से मेंटेन कर पाए, बोनस प्लान चेक कर पाए, देन इंक्वायरी अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टॉक ऑप्शन फॉर बोनस प्लान, अगर कोई बोनस प्लान है तो वे सब चीज़ें चेक कर पाए। देन उसके बाद उसके कुछ फर्दर पॉइंट्स हैं जैसे कि लीगल कट ऑफ चेक करना, ऑब्टेन एंड रीड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को चेक करना, वेदर द एनी रिकॉर्ड एक्सपेंसेस के अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एक्सपेंसेस कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सब चीज़ें चेक करना। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, कितने तरह के ऑडिट प्रोग्राम होते हैं। सो बोर्ड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, 2 तरह के प्रोग्राम होते हैं, एक होता है फिक्स ऑडिट प्रोग्राम, होते हैं फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम। सो अनदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाती है, एक होती है ऑडिट प्रोग्राम फॉर इंडिपेंडेंट ऑडिट, एक होती है इंटरनल ऑडिट। देखो 2 तरह से होती है, एक होती है फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, दूसरी होती है इंडिपेंडेंट एंड इंटरनल। अलग अलग तरीके से बात करें तो अब पढ़ते हैं ऑडिट प्रोग्राम फॉर इंडिपेंडेंट ऑडिट। अगर ऑडिट प्रोग्राम करा रहे हैं, अगर इंडिपेंडेंट ऑडिट करा रहे हैं हम, सो एंड ऑडिट प्रोग्राम फॉर इंडिपेंडेंट ऑडिट विल एम्फेसाइज फीचर्स लाइक इसके एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, डिस्क्लोजर, कट ऑफ कंप्लेंट्स, इन सब के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्रोग्राम है उसकी ऑडिट ऑफ अ की ऑफिसर सैलरी एक्सपेंसेस विल फोकस ऑन, अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर फोकस करा, जैसे कि ऑफिसर्स की प्रॉपरली एम्प्लॉयड है कि नहीं है, सैलरीज कितनी है कॉम्पिटेटिव की, देन बोर्ड ऑफ सैलरीज कितनी है, देन जो सैलरीज है वेल पेड है कि वेल पेड है और रिकॉर्ड है एक्सपेंस अकाउंट में नहीं है, जो सैलरी है वो इम्प्रॉपरली क्लासीफाइड तो नहीं है, अंदर फॉर्म ऑफ कॉम्पनसेशन में क्या है, देन डिस्क्लोजर है कंसर्निंग कंपनसेशन है कंप्लीट है कि नहीं है अकॉर्डिंग टू लीगल रिक्वायरमेंट के लिए, देन उसके बाद रिस्पेक्टिव ड्यूटीज़ है कि नहीं है, देन उसके बाद ऑडिट प्रोग्राम फॉर इंटरनल ऑडिट। अगर हम इंटरनल ऑडिट करा रहे हो तो जो इंटरनल ऑडिट स्टाफ है वो वेल एडवाइज होना चाहिए लॉन्ग रेंज प्लानिंग प्रोग्राम में एज वेल एज इंडिविजुअल असाइनमेंट में ऑडिट प्रोग्राम में। जो इंटरनल ऑडिट होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑडिट इस The internal audit, unlike independent audit, is characterized by ongoing, ये ongoing होती है, then everyday occasions पे होती है, then as long and range of planning, program, necessary scheduling, assignment, ये सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं। then उसके बाद supporting the funding allocation of the internal audit function. This step is to top management request for audit assignment and coordination with managers operations managers की permission के साथ किए जाते हैं ये। दिन उसके बाद difference between audit program of independent auditor and internal auditor कि देखो अब डिफरेंस कर रहे हैं हम ऑडिट प्रोग्राम का इंडिपेंडेंट ऑडिटर, इंडिपेंडेंट और इंटरनल। इंडिपेंडेंट और इंटरनल क्या था इनका, इंडिपेंडेंट और इंटरनल मतलब सेकंड वाला, ठीक है। उसके बाद द मेन डिफरेंस बिटवीन द ऑडिट प्रोग्राम ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्पेक्टिव ऑडिट कि उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट, अगर हम इंडिपेंडेंट ऑडिट करा रहे हैं द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज द ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये हमारा सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। हाउएवर इन केस ऑफ इंटरनल ऑडिट इट इज़ द इवैल्यूएशन डिज़ाइन टू रिपोर्ट इनहैंस मैनेजरियल, तो ये होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, ये होता है मैनेजरियल इफिशिएंसीज के लिए 10 एंड ये हम पहले पढ़ के आएंगे। ये एक्सटर्नल के साथ था और ये डिपेंडेंट के साथ था, जिसमें हम सिर्फ एक फाइनेंशियल की बात करता था और दूसरे वाला मैनेजर्स भी देखता था, आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। सो द क्वेश्चन एफिशिएंसी टेक द डोमिनेंस। उसके बाद
नेक्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स अप्रोच क्या है। सो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स क्या है, रिव्यू द इंटरनल स्टॉक डिज़ाइन देखना, प्रॉपर और एडिशन देखना, एक्यूरेसी देखना, कंट्रोल मैकेनिज्म देखना, अगेंस्ट मिसयूज ऑफ चेक्स देखना, लेजिस्लेशन चेक करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग ओवरहेड्स को देखना, वेस्ट रेट देखना, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद इंटरनल ऑडिटर अप्रोच क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ पेरोल डिपार्टमेंट, असाइन ड्यूटीज, ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ, वर्क फ्लो, पेरोल, ये सब चीज़ें चेक करना, ओवर टाइम पेमेंट चेक करना, इवोल्यूशन ऑफ लेबर टर्नओवर चेक करना, इंडस्ट्रियल ट्रेंड कैसे है, ओवर टाइम चेक करना। देन फर्स्ट वन, फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम। फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम क्या है, इट इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन वेयर एज फॉलोड बाय व्हाइल कंडक्टिंग ऑडिट। एक स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन होता है जो कि हम ऑडिट करते टाइम देखते हैं। ये फिक्स्ड प्रोग्राम होता है, इसमें सारे पॉसिबल प्रोसीजर्स होते हैं, क्या क्या एप्लीकेबल हो सकता है सिचुएशन में, क्या क्या एप्लीकेबल नहीं हो सकता, वो सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं। देन उसके बाद फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम क्या है, फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम डज नॉट प्रिस्क्राइब एग्जैक्ट प्रोसीजर। इसमें हमारा एग्जैक्ट प्रोसीजर नहीं होता है, यहाँ पे हम आउटलाइन बता देते हैं, स्कोप, नेचर, लिमिटेशंस क्या है, वो सब चीज़ें बता देते हैं। देन ऑन द बिहाफ ऑफ दैट काम होता रहता है। देन दोस्तों फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम अलाउ द ऑडिटर टू डेवलप, अडाप्ट एंड मॉडिफाई। जो हमारा फ्लेक्सिबल वाला है वो एक ऑडिटर को अलाउ करता है कि वो डेवलप कर पाए, अडाप्ट कर पाए, मॉडिफाई कर पाए, क्योंकि अगर वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेगा तो अपना दिमाग लगा कर भी काम करेगा, जो कि उसको हेल्प ही करेगा ग्रोथ में। तो उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम, अगर ऑडिट प्रोग्राम को मॉडिफाई करने वाले हों तो सो एन ऑडिट प्रोग्राम लेड डाउन द फॉलोइंग ड्यूरिंग अ ईयर एक्ट्स एज अ गाइड ऑफ नेक्स्ट ईयर गाइड, कि देखो हमारा आज का प्लान हमारा कल का प्लान बनता है, ऐसे ही बोला हुआ है। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडेबली इवन इफ ऑडिट द सेम ऑर्गेनाइजेशन इज टू बी रिपीटेड इट मे नॉट बी पॉसिबल टू रिपीट सेम ऑडिट प्रोग्राम। अगर वो एक ही काम से रिपीटेड करा रहा है दैट डजंट मीन कि रिजल्ट भी हमारा सेम आएगा। सो द चेंजेस इन द लास्ट ऑडिट में कॉल फॉर मॉडिफिकेशन। तो जो चेंजेस होते हैं लास्ट ईयर वाले वो मॉडिफिकेशन कहलाते हैं। सो मॉडिफिकेशन इज अ फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम आर नॉट इजी। जो मॉडिफिकेशन एक फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम है जो कि इजी नहीं है। यूजुअली द सीनियर ऑडिट क्लर्क इज ऑथराइज्ड टू मेक माइनर चेंजेस। जो सीनियर ऑडिट क्लर्क होते हैं उनके पास राइट होता है कि माइनर चेंजेस कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, मेजर चेंजेस कर सकते हैं अप्रूवल के साथ, अगर ऑडिटर खुद भी अप्रूवल देता है तो। सो however, there is no such difficulty in the case of flexible audit program. While modifying audit program, following are the points will maintained. Any change in the ownership of organization since previous audit, इन सब के लिए एनी चेंज, अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो, यूटिलिटी आई है, पेपर्स वर्क चेंज हुआ है, एनी चेंजेस बुक्स में चेंज हुआ है, रिकॉर्ड्स में चेंज हुआ है, चेंजेस आए किसी इंटरनल कंट्रोल को लेके, ऑडिट प्रोग्राम को लेके, नोटेबल चेंजेस आए हैं, या फिर रिपोर्टिंग चेंजेस वगैरह, ये सब चीज़ें आए, इन सब के लिए होता है। तो उसके बाद ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक क्या होती है? सो ऑडिट नोटबुक इज अ डायरी और रजिस्टर मेंटेन बाय ऑडिट स्टाफ टू नोट एरर्स, डाउटफुल क्वेरीज एंड डिफिकल्टीज। सो ऑडिट नोटबुक क्या होते हैं? कैसे नोटबुक होती है जहाँ पे हम एरर्स लिखते हैं, डाउटफुल क्वेरीज लिखते हैं, डिफिकल्टीज लिखते हैं। The purpose is to note down the various points which need to be either clarified with the, जो कि यहाँ पे क्लैरिफाई करने पड़ते हैं विद द क्लाइंट एंड चीफ ऑडिटर, जो कि हम क्लाइंट के साथ या चीफ ऑडिटर के साथ हमें क्लियर करने पड़ते हैं। सो the audit notebook is also used for recording important points and include auditor report। यहाँ पे ऑडिटर्स की रिपोर्ट भी आती है एंड इट कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ डाउट एंड देयर क्लैरिफिकेशन, ये सब चीज़ें चेक करते हैं। देन कंटेंट ऑफ ऑडिट नोटबुक, कौन कौन से कंटेंट होता है ऑडिट नोटबुक के? सो ऑडिट नोटबुक यूजुअली कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अ लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करी है, नेम एंड ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑफिसर्स की, मिसिंग रिसिप्ट ऑफ वाउचर्स क्या है, मिस्टेक्स एंड एरर्स ढूंढे गए हैं, वे क्लैरिफिकेशन इंस्पेक्शन पॉइंट ढूंढे जाते हैं, पॉइंट्स ऑफ डिजर्विंग अटेंशन ऑडिटर देखे जाते हैं, या फिर वेरियस
टोटल बैलेंसेस देखे जाते हैं, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मिनट्स एंड कॉन्टेक्ट देखे जाते हैं, द पॉइंट्स टू बी पार्ट इन ऑडिटर्स रिपोर्ट देखे जाते हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड ऑडिटर की रिपोर्ट, ये सब चीज़ देखे जाते हैं। देन उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट नोटबुक, हम क्यों बनाए नोटबुक, हमारे पास क्या फायदे हमें नोटबुक बनाने के। इससे हमारी यूनिफॉर्मिटी आती है, हेल्प मिलती है कि हमारा कितना काम हुआ कितना काम नहीं हुआ। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे ऑडिट वर्क रिकॉल कर सकते हैं, हमें से फैसिलिटेट कर सकता है ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए। देन उसके बाद इंचार्ज नो डिफिकल्टी इन केस कॉन्टिन्यूटी, अगर इनकम्प्लीटनेस नहीं हो रही है तो वहाँ पे हेल्प करता है फुलफिल करने के लिए। जो ऑडिट नोटबुक का एक्सटेंड दिखाता है कि इंटरेस्ट पेंस कितना है हमारा। देन उसके बाद ऑडिट प्रोग्राम सिंसियरली फॉलोड करा जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, जो डिविजन है वो नोटिस कर ली जाती है, जो रिलायबल एविडेंस है वो कोर्ट ऑफ लॉ में भी दिखा सकते हैं। देन उसके बाद limitations of audit notebook है, in case of audit notebook is conduct neglectfully by the staff or auditor, the audit notebook can also be evidence against the auditor himself। कभी कभी जो ऑडिटर है उसके लिए भी अगेंस्ट हो सकती है कभी कभी नोटबुक। ये इसके अब पढ़ते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं। द टर्म ऑडिट वर्किंग पेपर डिजाइनेट द फाइल्स ऑफ एनालिसिस, समराइज, कमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डेंस बिल्ड और up by an auditor during the course of field of work and audit engagement. These papers contain essential facts about अकाउंट्स विच आर अंडर ऑडिट। के देखो ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या होता है, इसमें सारी फाइल्स होती है एनालिसिस की, समरीज की एंड कमेंट्स की एंड कॉरेस्पॉन्डेंस की, जो भी हम ऑडिटिंग के ड्यूरिंग में बनाते हैं, जितना भी हम कुछ इम्पोर्टेंट बनाते हैं तो ये वो वाले पेपर्स होते हैं। देन उसके बाद आई गेस ये हो गया। यस सो ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या होते हैं, एक रिटन प्राइवेट मटेरियल होता है जो ऑडिटर के पास होता है एंड ये इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है उसके क्लाइंट के बारे में एंड द मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशन, उसमें कौन कौन से यूज़ करें, और ये ऑडिटर का खुद का एविडेंस होता है। ठीक है, उसके बाद दे कंसिस्ट ऑफ ड्राफ्ट कॉपीज ऑफ ट्रायल बैलेंस, एडजस्टिंग एंट्रीज, अकाउंट एनालिसिस। देखो उसमें क्या क्या होता है, हमारे जो ऑडिट पेपर्स होते हैं उसमें हमारी बैलेंसेस होते हैं, ट्रायल बैलेंस होते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज होती है, अकाउंट एनालिसिस होता है, शेड्यूल्स होते हैं, डेटर्स के क्रेडिटर्स के समरीज होती हैं, रिकन्सिलेशन ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ऑफिशियल कमेंट्स होते हैं, कॉपीज कॉरेस्पॉन्डिंग बिटवीन ऑडिटर्स एंड डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड बैंक्स, डिटेल्स शेड्यूल्स ऑफ आइटम लाइक डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट, प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट्स, ये सब कुछ हमारा ऑडिट पेपर्स में होती है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पेपर्स, जो हमारा क्लासिफिकेशन क्या है वर्किंग पेपर्स का। वर्किंग पेपर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज परमानेंट फाइल पेपर, सेकंड इज ऑडिट एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर्स, थर्ड इज ऑडिट एविडेंस पेपर। अब वन बाय वन करके इन सबको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं परमानेंट फाइल पेपर्स। परमानेंट फाइल पेपर्स कौन से होते हैं, वो पेपर्स होते हैं जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ इंटरेस्ट में बनते हैं बहुत ज़्यादा ईयर्स के लिए सेम क्लाइंट के लिए। जैसे मैं ऑडिटर हूँ, मैं और मेरा कोई क्लाइंट है वो 6 साल से मेरे पास ही ऑडिटिंग करा रहा है, तो उसके लिए परमानेंट फाइल पेपर्स होंगी और जो फाइल होती है ईयर आफ्टर ईयर यूज होती रहती है। देन इट इज़ रेडी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, familiarization with the client for the staff of the audit, then matters they contain shall be suitably indexed, और ये suitably indexed होते हैं जैसा कि उनका नेचर ऑफ बिजनेस होता है। देन उसके बाद इसमें क्या क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, या फिर डीड है तो डीड होती है। देन कॉपीज होते हैं डॉक्यूमेंट्स की, जो 1 मिनट डॉक्यूमेंट्स होते हैं कॉन्टिन्यूस इंपॉर्टेंस बनाने के लिए। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है कि टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, लिस्ट ऑफ अकाउंटेंट्स होते हैं, रिकॉर्ड रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, ऑफिशियल्स कौन से होती हैं। देन स्टेटमेंट शोइंग अ नोट ऑफ एनी अकाउंटिंग मैटर्स ऑफ इम्पोर्टेंस, की जितने भी अकाउंटिंग मैटर है इम्पोर्टेंस के वो सब होता है। देन उसके बाद ये क्लाइंट्स इंटरनली अकाउंटिंग इंस्ट्रक्शन, इंटरनल ऑडिट इंस्ट्रक्शन और स्टॉक टेकिंग इंस्ट्रक्शन, जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंटरनल अकाउंटिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं या इंटरनल ऑडिट इंस्ट्रक्शन होते हैं, फिर कोई भी स्टॉक टेकिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं, मैं सब इसमें होता है। देन कॉपीज ऑफ
कॉन्टिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, ब्रीफ हिस्ट्री भी होती है कंपनी की, देन कॉपीज होती है हमारी अर्लियर बैलेंस शीट की, देन उसके बाद ऑडिट एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर जो हमारी करंट फाइल्स होती हैं, इसमें हमारी they contain the fruit of the early planning phases of the audit। ये फ्रूट होते हैं जो हमारी अर्ली प्लानिंग फेसेस होते हैं, मतलब ऑडिट करने से पहले जो हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, फिर जो करने वाले होते हैं, ये बिफोर द ऑडिटिंग हम जितने भी पेपर्स बनाते हैं ये वो होते हैं। यूजुअली दीज पेपर्स आर बाउंड टुगेदर विद द करंट ईयर्स ऑडिट एविडेंस पेपर। ये हमारे आज के मतलब जो करंट रिसेंटली जो चल रहा है ऑडिट ईयर उसके एविडेंस पेपर्स होते हैं। इसमें इन द कि कौन कौन से प्लानिंग होने वाली है, स्टाफ कौन सा, एवल्यूशन इंटरनल कंट्रोल कैसे होने वाला है, प्रोग्राम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है, वो सब कुछ होता है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, प्रिंट क्या क्या होता है, अपॉइंटमेंट लेटर, memorandum of meeting with management, then with committee and clients, and memorandum of review notes होते हैं, unfinished procedures होते हैं, audit time budget होते हैं, internal control questionnaires होती है, EDP control questionnaires होती हैं, audit program होता है, working trial balance होता है। फिर उसके बाद आ जाता है evidence ऑडिट एविडेंस पेपर। सो ऑडिट एविडेंस पेपर कौन कौन से होते हैं? द करंट ईयर एविडेंस वर्किंग पेपर्स कंटेन द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीजर फॉलोड, द टेस्ट परफॉर्म, द एविडेंस ऑब्टेन एंड द डिसीजन मेड इन द कोर्स ऑफ ऑडिट। कि देखो ऑडिट एविडेंस पेपर में क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, कौन सा प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हो, कौन से टेस्ट आप करने वाले हो, क्या एविडेंस है, और कौन सा डिसीजन आप फिर लेने वाले हो, इसमें वो सब चीज़ें होती हैं। एंड कम्युनिकेशन एंड क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंड कैसे होने वाली है, और ये थोड़े क्लियर, कंसाइज एंड कंप्लीट एंड वेल इंडेक्स्ड होनी चाहिए। जो ही सेपरेट वर्किंग पेपर है वो कम्प्लीटली होना चाहिए, एंड सो दैट दे मे रिमूव फ्रॉम द वर्किंग पेपर फाइल एंड कंसिडर इट्स ऑन, कि ज़्यादा हम वर्किंग फाइल बात का ना करें और पहले से हमारा सब कुछ एकदम क्लियर रहे। देन उसके बाद पेपर क्रॉस रेफरेंसेस शुड बी अवेलेबल टू शो हाउ द पेपर कोऑर्डिनेट विद अदर वर्किंग पेपर, और वो पेपर इतनी क्लियरली के साथ होने चाहिए कि वो अदर वर्किंग पेपर के साथ भी कोऑर्डिनेट अच्छे खासे कर जाए। देन उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है इनका, कि जब इनकी रिक्वायरमेंट हो तब ये प्रेजेंट हो और इससे जो ऑडिटर है वो अपना डिसीजन ले पाए और अपने कंक्लूजन तक आ पाए। तो उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्डेड होने चाहिए, गैदर्ड होने चाहिए, पर्पस होने चाहिए। देन उसके बाद हमारा है पर्पस ऑफ वर्किंग पेपर्स, की जो वर्किंग पेपर है उसका क्या पर्पस होता है। सो द वर्किंग papers of the following purpose, these represent the volume of work perform, कितना परफॉर्म करने वाले हो, रिपोर्ट कैसे बनने वाली है, अधेरेंस कितनी है, एंड फिर कौन सी जगह पे यूज होने वाले हैं, चार्ज ऑफ नेग्लेंस क्या है, एंड दे एक्ट एज अ गाइड फॉर सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन, कि जो अब अभी फर्दर आने वाला एग्जामिनेशन करने वाला है उसके लिए वो एज अ गाइड होते हैं। देन उसके बाद हमारे पास दे इनेबल ऑडिटर टू नो वीकनेस, कि उनकी इंटरनल की वीकनेस क्या है, देन कोऑर्डिनेटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, प्लानिंग कितनी अच्छे से हो रही है, कितने अच्छे से नहीं हो रही है। देन उसके बाद फ्रॉम फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ वर्किंग पेपर्स, की क्या कंटेंट होता है वर्किंग पेपर का। सो एज पर दी SA मतलब स्टैंडर्ड ऑन auditing 230 issued by the Institute of Chartered Accountants of India in July 1985 make the following suggestion। उन्होंने कुछ फॉलोइंग सजेशंस बनाए थे और वो फॉलोइंग सजेशन कौन कौन से थी। दी वर्किंग पेपर्स रिकॉर्ड, इसमें क्या क्या रिकॉर्ड होना चाहिए, ऑडिट प्लान, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर कौन कौन से हैं, देन एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट क्या है वर्किंग पेपर्स, लाइक नेचर ऑफ एंगेजमेंट, द फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, द नेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड क्लाइंट बिजनेस, द नेचर ऑफ कंडीशन, क्लाइंट रिकॉर्ड कितना है, डिग्री ऑफ नेग्लेंस कितनी है, देन उसके बाद किसकी क्यों नीड पड़ी है, डायरेक्शन की, सुपरविजन, रिव्यू करना, ये सब हमारा वर्किंग पेपर्स में होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट थोड़े कुछ और भी पॉइंट्स लेके जो वर्किंग पेपर होता है शुड बी डिजाइन एंड प्रॉपरली ऑर्गेनाइज टू मीट द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच ऑडिट एंड ऑडिटर नीड इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ, कि जब भी ये प्रॉपर डिजाइन होने चाहिए, प्रॉपर ऑर्गेनाइज होने चाहिए, कि जब इनकी जरूरत पड़े ये हमें मिल जाए। एंड एक स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए वर्किंग पेपर की, लाइक चेकलिस्ट होनी चाहिए, स्पीचमेंट लेटर होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। देन फोर्थ वन,
Working paper should be sufficiently complete and detailed for an auditor and obtain overall understanding of the audit की sufficiently complete होनी चाहिए, detailed होनी चाहिए, and हमें जब ज़रूरत हो तब हमें मिल जाए। तो जो सारे significant matter है, judgment, audition, conclusion, वो सब कुछ होना चाहिए। तो इससे हमारी जो audit to improve audit इफिशियंसी ऑडिटिंग की एक अच्छी खासी इफिशियंसी इंक्रीज हो जाती है। शेड्यूल्स, एनालिसिस, वर्किंग पेपर, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। देन उसके बाद इन केस ऑफ रिक्रूटिंग ऑडिट, सम वर्किंग पेपर्स में भी क्लासिफाई एज परमानेंट ऑडिट फाइल्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम द करंट लायबिलिटीज रिलेटिंग प्राइमरी टू ऑडिट अ सिंगल पीरियड। कि मान लो आपको दूसरा ऑडिटर भी अडॉप्ट करना है, मतलब रिक्रूट करना है, तो आप उसको अपने फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हो जिससे कि वो अच्छे से काम कर पाए, मतलब समझ पाए बिजनेस को ओवरऑल। देन ऑनरशिप ऑफ वर्किंग पेपर, सो एन इम्पॉर्टेंट एंड पेशेंट क्वेश्चन अराइजेस एज टू हु द ओनर ऑफ दीज वर्किंग पेपर, कि वर्किंग पेपर बनाता कौन है, कौन इनका ऑनर है। सो द क्लेम ऑफ द ऑडिटर इज दैट इफ he who has collected the information for the purpose of discharging his duty, therefore he is entitled the possession of these papers, so इसके पास possession होता है इन papers का। On the other hand, clients claim this since auditor has agent, he should surrender this paper to him as every other agent does। और अगर जो ऑनर होता है फिर उसे बाद में वो सिलेंडर देनी पड़ता है, मतलब पोजेशन होता है हमारे ऑडिटर के पास, जो उसको सरेंडर करने पड़ते हैं बाद में उसके क्लाइंट, मतलब जो भी ऑनर होता है बिजनेस का उसको। देन उसके बाद the auditor argued that case in charge in this client negligence, he can produce this paper as evidence in his defense। अगर उसको पैसे नहीं दे रहा तो वो एज अ डिफेंस वो पेपर्स दिखा सकता है उसको। फिर उसके बाद ही ऑल्सो कंडेंस प्रोफेशनल एटिकेट्स एंड रिटायरिंग एंड आर्ट ऑडिटर शुड हैंड ओवर अदर पेपर्स न्यू अपॉइंटी, अगर मान लो वो रिज़ाइन कर रहे हैं अपनी जॉब से तो वो अपने जो हमारे उनके नेक्स्ट सबॉर्डिनेट है उसको भी हैंड ओवर कर सकता है वो चीज़ें। फिर उसके बाद ये एक केस है, इन द फर्स्ट केस इशूड वर्किंग पेपर्स जो बिलोंग थे ऑडिटर से थे वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर था। इन सेकेंड केस में हमने देखा कि जो वर्किंग पेपर्स है वो अकाउंटेंट ने बनाए हैं, फिर उसे बिलोंग भी अकाउंटेंट्स है वो बाद में उनको दे देता है। देन उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दीज जजमेंट इट कैन बी सेड दैट जनरली एन ऑडिटर एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल इज एंटाइटल्ड टू द वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर्ड बाय हिम। तो इन द जजमेंट में जितने भी जजमेंट करें इनसे पता लगा है कि जो ऑडिटर है वो एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है जो कि वर्किंग पेपर्स हैंड ओवर कर सकता है अपने पास। But an auditor is not being his fees, he can retain even such papers or if he has particular line upon the books। बट अगर उसको पैसे नहीं मिले तो वो पेपर्स अपने पास रख सकता है और या फिर उसे एज अ डिफेंस यूज भी कर सकता है। तो उसके बाद प्रोसीजर ऑफ ऑडिट, की ऑडिट हम करते कैसे हैं। सो आफ्टर प्रिपरेशन फॉर द ऑडिट, अब हमने प्रॉपर प्रिपरेशन कर लिया, डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं, वर्किंग पेपर्स पढ़ लिए, ऑडिट पेपर्स पढ़ लिए, तो जब हमने सारी प्रिपरेशन कर ली है फिर देखते हैं कि कौन सा मेथड हम ट्रूली एक्सेप्ट करने वाले हैं। सो ट्रूली स्पीकिंग नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर मेथड कैन बी लेड डाउन। ट्रूली अगर सच्ची बोले तो ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हमारे इसके लिए। जो मेथड्स होते हैं ऑडिटर अपने हिसाब से ले सकता है एंड इंडिविजुअल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस लाइक सर्कमस्टांसेस जितने भी हैं वो अपने तरीके से ले सकता है। सो स्टिल द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी टेकन ऑफ, कि कौन कौन से पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट इज यूज ऑफ स्पेशल टिक्स, और द ऑडिटर यूज स्पेशल टिक्स फॉर ईच क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, कि वो ईच क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए अपने स्पेसिफिक चेक कर सकता है। द फॉलोइंग आर द क्लासेस रिक्वायर्ड टिक्स, स्पेशल टिक्स जैसे कि पोस्टिंग, कास्टिंग, कैरिड फॉरवर्ड, बैंक स्टेटमेंट एंड बाउचिंग, इनके लिए वो स्पेशली अच्छे से चेक करें। इन यूज ऑफ स्पेशल टिक सम प्रिकॉशंस आर नीडेड, दीज प्रिकॉशंस आर इन स्पेशल टिक के लिए कि पोस्टिंग अच्छे से करे कि नहीं करिए, कास्टिंग की है कि नहीं, कैरी फॉरवर्ड अच्छे से करा है कि नहीं करा है, बैंक स्टेटमेंट, वाउचिंग सब कुछ कैसे है। तो इन स्पेशल टिक्स के लिए कुछ प्रिकॉशंस लेनी ज़रूरी होती है। सो द सेम टिक शुड नॉट बी यूज फॉर द सेम ट्रांजेक्शन इन ऑल द फर्म्स, कि हम सेम टिक नहीं यूज़ करते सकते सारी फर्म के साथ। फिर उसके बाद the system takes adopted should not be explained to his client staff, कि जो हमारा क्लाइंट का स्टाफ है हम उसके साथ ये टिकॉट जो हमने मेथड है इनको
बता नहीं सकते उनको इस बारे में। देन डिफरेंट कलर शुड बी यूज टू डिस्टिंग्विश पीरियड। अगर पीरियड के हिसाब से कर रहे हो आप, मतलब हर मंथली कर रहे हो, तो आप अपने पीरियड के हिसाब से उनको चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद डिफरेंट कलर शुड बी यूज टू डिस्टिंग्विश पीरियड्स। देन ईच सेक्शन ऑफ वर्क शुड बी कंप्लीटेड अप टू सर्टेन पॉइंट तक यूज होना चाहिए। सारे इंपॉर्टेंट टोटल बैलेंसेस चेक होने चाहिए। वॉचिंग जो है वो जर्नली डन होनी चाहिए टू ऑडिट, उनको साथ में ऑडिटर जो थे साथ में चेक करे। फिर उसके बाद वो सारे फिगर्स चेक करे पेंसिल के साथ। शुड नॉट एक्सेप्ट एनी फिगर और कास्टिंग इन पेंसिल। द फिगर कैन बी टेम्पटेड एंड विद इजीली, कि अगर आपने मतलब फिगर्स अपने पेंसिल से लिखे तो उनको वहाँ पे उसको कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो पेंसिल से उनको कभी भी चेंज किया जा सकता है, तो एज अ वो फ्रॉड वगैरह भी रिटेन हो सकता है बाद में। देन उसके बाद in case of small concern, auditor is generally asked to balance the book. In such cases, he act as a accountant, not an auditor. कि देखो अगर उसको बोला कि थोड़े से बैलेंसेस मैच नहीं हो रहे तो आप प्लीज़ हमारे बैलेंसेस मैच कर दो, तो ये नहीं कि ऑडिटर हूँ मैं नहीं करूँगा, बल्कि ऐसे कर देना, अकाउंटेंट एज अ अकाउंटेंट कर सकते हैं। Then second one, that is routine checking. So routine checking involves the checking of such common records and books which is carried out by auditor as a matter of routine, कि हम उसको रूटीन चेकअप मतलब कर सकते हैं। चेक द फंक्शंस इंक्लूडेड रूटीन चेकिंग, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं कि कास्ट चेक करनी, सब कास्ट चेक करनी, एंड फॉरवर्ड्स कैलकुलेशन चेक करनी, पोस्टिंग चेक करना, बैलेंसेस चेक करना, हम ये सब कर सकते हैं। सो रूटीन चेकिंग द ऑडिटर इज फाइंडिंग सच सर्टेन एरर्स एंड फ्रॉड्स, हम इनको एरर्स एंड फ्रॉड्स के लिए यूज कर सकते हैं। हाउएवर डिस्कोस ओनली क्लरिकल एरर्स एंड सम सिंपल फ्रॉड, इसमें सिर्फ हमारे सिर्फ क्लरिकल एरर्स को चेक कर सकते हैं, सिंपल फ्रॉड को चेक कर सकते हैं हम। देन उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ रूटीन चेकिंग, की जो रूटीन चेकिंग है उसके क्या एडवांटेजेस है। हमें यूजुअली एरर्स मिल जाते हैं, जल्दी से मिल जाते हैं, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है। एंड उसके बाद हम ओरिजिनली एंट्री देख सकते हैं, हमारी जो मिस्टेक्स है वो मिनिमाइज हो सकती है। देन हम पोस्टिंग चेक कर सकते हैं, कास्टिंग कर सकते हैं, जो ट्रायल बैलेंस में हमें हेल्प मिलती है। देन डिसएडवांटेजेस क्या है, इट कैन रिवील ओनली अरिथमेटिक एंड क्लरिकल मिस्टेक और सिंपल फ्रॉड, ये सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें मेजर कर सकते हैं, बड़ी का क्या। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल आर हार्डली डिटेक्टेड, जो प्रिंसिपल्स के एरर्स होते हैं वो तो डिटेक्ट हार्डली हो पाते हैं। देन उसके बाद कंपोजिशन एरर्स है वो भी डिटेक्ट नहीं हो पाते। इट इज़ टू मैकेनिकल एंड मोनोटोनस, ये हमारी ज़्यादा मोनोटोनस है एंड बहुत ज़्यादा मैकेनिकल है, ये एक सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम भी है। देन उसके बाद नेक्स्ट है टेस्टिंग चेक, टेस्ट चेकिंग। सो the main objective of audit is to formulate an overall opinion on the accounts and financial statement as to enable auditor is to give report of the book of accounts, give a true and fair view regarding the profit, assets, liabilities, business. So एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिट का, कि वो फॉर्मुलेट करे, सारे ओपिनियंस दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, कि उनकी रिपोर्ट्स को अच्छे से चेक करें, ट्रू एंड फेयर रिव्यू दे उनके प्रॉफिट एसेट लायबिलिटीज़ के बारे में। और जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा हैंडल करनी पड़ती है ट्रांजेक्शन को। सो इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल टू एन ऑडिटर टू फिजिकली वेरीफाई ऑल दीज एंट्रीज। तो अगर देखो रियलिटी की बात करें, 70 ट्रांजेक्शन हो रही है एक दिन में, अब 70 की 70 तो नहीं चेक कर सकते हम। सो इन सच सिचुएशन इफ इट सेटिस्फैक्ट्री and satisfactory and effective system of internal checking control is in operation, it is not necessary to auditor to do detailed checking। ये ऑडिटर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो डिटेल चेकिंग करे। The usually practice of the respective number of entries such as each class selected and checked, if any found correct, the remaining entries are also taken to be correct। अगर हम थोड़ी सी एंट्री चेक करेंगे, अगर वे चेक है इन द सेंस हमारी जो ओवरऑल में भी हम गेस कर सकते हैं कि बाकी भी जो है वो सारी चेक होनी चाहिए। फिर उसके बाद टेस्ट चेकिंग इज एन एक्सेप्टेड सब्स्टिट्यूट ऑफ डिटेल चेकिंग, और ये हमारा जो टेस्ट चेकिंग है ये एक सब्स्टिट्यूट है हमारी डिटेल चेकिंग का, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम करते ही करते हैं। सो द जस्टिफिकेशन फॉर एक्सेप्टिंग टेस्ट रिजल्ट इज लाइक कंप्लीट वेरिफिकेशन, और ये वेरिफिकेशन की तरह से ही ले लेता है।
If the sample is truly representative of the population, the test checking will be reliable रिजल्ट्स कि देखो हम ऊपर ओवरऑल चेकिंग तो नहीं कर सकते, बट मिड ऑफ द अगर हम जगह जगह से कर लेंगे तो वो थोड़ी थोड़ी ट्रू मान लेते हैं, हम दोनों रिलायबल मान लेते हैं उसको। The reliability of test checking will generally depend upon the efficiency and reliability of internal control system। देखो क्योंकि वो जितनी इंटरनल ऑडिट हो रहा है, अब इंटरनल ऑडिट भी उसे पास करके दे रहा है हमारे पास, तो हम इजीली वो चेक कर सकते हैं, तो फिर सब कुछ सही ही होता है। In test checking, the detection of error demand further investigation only if auditor is satisfied. Then the mistake is unintentional, the chance of repetition is real. He can proceed with the test audit if further investigation indicates fraud must be taken up with request of seriousness। कि वो देखो पहले चेक करेगा, अगर सब कुछ चेक हो गया तो ठीक है, अगर फिर भी अगर कोई उस बार एरर दिख रहे हैं तो फिर वहाँ पे थोड़ी सीरियसनेस की बात हो जाती है। तो कौन कौन सी चीज़ें जो अटेंशन देनी चाहिए एक ऑडिटर को, उसकी जो टेस्ट चेकिंग है वो यूज़ होनी चाहिए such a fashion that the staff of the client cannot understand it। तो टेस्ट चेकिंग होती है वो ऐसे यूज़ होनी चाहिए कि जो उनका क्लाइंट अंडरस्टैंड ना करे, एंड जो फ्रीक्वेंट चेंजेस हम उनको इंश्योर कर पाए। The test checking applied during a 1 year should be kept in mind while preparing the audit program for the next year। अगर हम नेक्स्ट ईयर के लिए कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमें एक बार ही साल में चेक कर लेनी चाहिए। द एफर्ट शुड बी कवर डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ पीरियड ओवर 3 or 4 years। हम 3 to 4 years में उसे कवर कर सकते हैं। देन ओवर द ईयर्स ईच सेक्शन एंड पीरियड मस्ट बी कवर्ड अंडर द काइंड ऑफ स्क्रूनिटी। सो ओवर द ईयर्स हम चेक कर सकते हैं क्या पीरियड है, क्या है और कैसे चेक करना है। देन उसके बाद दे कैन नॉट बी प्री डिसाइड द सैंपल इन फॉर्म ऑफ साइज, कि हम ना सैंपल से सब कुछ चीज़ें भी नहीं डिसाइड कर सकते, तो उसको कंसिड्रेशन अच्छे से करना है। फिर उसके बाद मटीरियलिटी कंसेप्ट में बी अप्लाइड बाय डिसाइडिंग द सैंपल। हम सिर्फ मटेरियलिटी कंसेप्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर हम सैंपल ले रहे हैं जो लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स है, स्मॉलर नंबर को ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद द रिलेटिव रिस्क ऑफ एरर और फ्रॉड इज अनदर कंसिडरेशन। द एरिया वेयर द रिस्क ऑफ फ्रॉड इज हाई डेफिनेटली डिजर्व ग्रेटर अटेंशन, कि जहाँ पे आपका फ्रॉड एंड रिस्क ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे अपनी ज़्यादा अटेंशन दो। देन उसके बाद इन केस ऑफ लोअर रिलायबिलिटी ऑफ द एविडेंस प्रोड्यूसर्स डिसाइडेड सैंपल, द सैंपल साइज ऑफ चेक शुड बी इंक्रीज, कि अगर आपको सैंपल कम है तो अब अपना जो साइज़ है चेक करने का वो थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो। देन उसके बाद डिसाइडिंग द सैंपल, अब सैंपल क्या रख रहा है, कौन सी जगह ऐसी है कि जहाँ आपको आप चेक करके नॉर्मल आए तो आप उसको ईजिली आगे भी आने वाले के लिए थोड़ा नॉर्मल बिहेव करने लग जाते हो। सो there are a number of ways to select the item to be included in the sample। one such method is block method। उनमें से एक मेथड है block method। So this is the favorite with auditors because its simplicity। under this method the sample is selected as a block। ये सबसे फेवरेट है जो ऑडिटर्स का, इसमें जो हमारा सैंपल होता है वो एज अ ब्लॉक हम सेलेक्ट कर लेते हैं। दी एंट्रीज विल बी कवर्ड फॉर अ ब्लॉक ऑफ पीरियड। ब्लॉक ऑफ पीरियड के लिए करते हैं, जैसे वीक हो गया, मंथ हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स लेजर कितना है। फॉर एग्जाम्पल द लेजर हेड विथ बी टू एफ अल्फाबेट में भी कवर्ड। जैसे हम मतलब ब्लॉक्स मतलब इतने से इतना, इतने से इतना, इतने से इतना करेंगे तो हम वो कर लेंगे। उसके बाद द मेन डिसएडवांटेजेस क्या था इसका, कि हम इसको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाते थे और ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता था। देन अनदर मेथड डिसाइडिंग अ सैंपल इज रैंडम सिलेक्शन मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है, रैंडम सिलेक्शन मेथड। इसमें क्या होता था, ईच आइटम शुड बी नंबर एंड द टेबल रैंडम नंबर यूज्ड टू बी सेलेक्टिंग आइटम्स, कि ईच आइटम को हम टेबल्स पे रख देते थे तो रैंडमली नंबर सेलेक्ट कर लेते थे जितना भी होता था, ये ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता था। बट अ ट्रूली रैंडम सिलेक्शन इज लाइकली टू बी cumbersome। उसके बाद एंड डिफ़िकल्ट टू सिंप्लीफाई दिस प्रोसेस इट मे सेलेक्ट दीज द यूज़ ऑफ सिमेट्रिक एंड इंटरवल सिलेक्शन ऑफ आइटम्स विदाउट नंबरिंग ऑफ देम। फिर बाद में हमने देखा था कि नंबरिंग से नहीं सिलेक्ट करते, हम इंटरवली सिलेक्ट कर लेते हैं आइटम्स को। देन उसके बाद ऑन द नेक्स्ट पेज फिर हम उसको ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर लेंगे। देन उसके बाद ऑल्टरनेटिवली
सर्टिफाइड, देन उसके बाद यही पेज है ना, हम सही पढ़ रहे हैं ना, पेज नंबर 19, यस। ऑल्टरनेटिवली स्टार्टिफाइड सैम्पलिंग में भी यूज, और जो स्टार्टिफाइड सैम्पलिंग है वो कैसे हो सकती थी, अब ब्रेक पॉइंट से 5000 में बी डिसाइडेड एंड ऑल आइटम ऑफ अमाउंट इक्वल और लार्जर देन मे बी एग्जामिन, कि मतलब हम ना कोई डिजिट सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके अंदर हमारे जितने भी डिजिट आते हैं वो सब एग्जामिन करने वाले हैं। देन उसके बाद सम ऑफ इम्पॉर्टेंट नोटेबल पॉइंट्स ऑफ SF 530 आर, ये पढ़ लेते बार, विद द इफेक्ट फ्रॉम द 1st April 1990 द स्टेटमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग SA 530 ऑफ इंस्टीट्यूट एंड द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया बिकम ऑपरेटिव, जो यहाँ पे ऑपरेटिव हो गया था, जो नॉन स्टैटिकल सैम्पलिंग मेथड के लिए करता था। तो यहाँ पे क्या होता था, when using either statistical or non-statistical sampling method, the auditor should design and select an audit sample, कि अगर वो कोई statistical नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड यूज़ कर रहा है तो वो एक प्रॉपर सैम्पल तैयार करे, उसके प्रोसीजर तैयार करे, देन उसके रिजल्ट चेक करे, देन उसके बाद जब वो कोई ऑडिट सैंपल बनाता है तो वो स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उसके पास, देन उसके बाद सैंपल साइज होना चाहिए, देन व्हेन डिटरमाइन द सैंपल साइज ऑडिटर शुड बी कंसिडर सैम्पलिंग रिस्क, कि अगर वो सैंपल साइज चूज कर रहा है तो उसका सैम्पलिंग रिस्क भी देखे, टॉलरेंस भी देखे एंड एक्सपेक्टेड एरर्स भी पहले से ही मान के चले। तो उसके बाद ऑडिटर शुड सिलेक्ट सैंपल आइटम सच एज द वे द सैंपल कैन बी एक्सपेक्टेड, और वो कुछ ऐसे एग्जांपल सेलेक्ट करे जो कि एक्सपेक्टेड किए जा सकते हैं। तो उसके बाद दिस रिक्वायर दैट ऑल आइटम्स इन द पॉपुलेशन हैव एन अपॉर्चुनिटी टू बीइंग सिलेक्टेड, इससे क्या होगा, इसमें जितने भी यूनिवर्स में आइटम्स हैं उनके पास इक्वली अपॉर्चुनिटी होती है सिलेक्ट होने की। तो उसके बाद हैविंग कैरीड out each sample item the audit procedure are appropriate to the particular audit objective, कि जो भी आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो वो एकदम अप्रोप्रिएट होना चाहिए कि हाँ वो होने लायक है एज अ सैंपल। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर स्टाफ, सो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिटर स्टाफ है वो कैसा होना चाहिए। सो फॉर एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन द कंडक्ट ऑफ ऑडिट द ऑडिटर स्टाफ शिल बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज, कि देखो को जो ऑडिटर अपना स्टाफ ला रहा है तो वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज होना चाहिए उन्हें, क्योंकि काम करना है, 2 से ज़्यादा ऑडिट है हमारे अगर, ऑडिटर नीड्स टू बी एक्सपीरियंस एंड एफिशिएंट स्टाफ, उनके पास एक्सपीरियंस और एफिशिएंट स्टाफ होना चाहिए, कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर, सीनियर, जूनियर असिस्टेंट होने चाहिए, नंबर ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड होने चाहिए, volume characteristics of work, the auditor will ensure that neither is understanding and no overstaffing, कि ना ही तो ज़्यादा कम स्टाफ होना चाहिए ना ही ओवर स्टाफ होना चाहिए, एकदम इक्वल स्टाफ होना चाहिए। देन जो जूनियर शुड बी जो जूनियर्स हमारे वो ट्रेन होने चाहिए और हमें नेक्स्ट पोजीशन के लिए भी इतने कैपेबल होने चाहिए कि वो नेक्स्ट पोजीशन ले पाए। देन यूजुअली द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ऑडिट स्टाफ आर यूज्ड इन इंडिया, कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो हम ऑडिटर के स्टाफ में काउंट करते हैं। सो फर्स्ट इज सुपरवाइजर, सो दे परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज, सुपरवाइजर की क्या क्या ड्यूटीज होती है, टू रिमेन इन टच विद द ऑडिट स्टाफ, की ऑडिट स्टाफ से टच में रहे, अपनी प्रोग्रेस चेक कर सकें, डिस्कस द वर्क कंप्लीटेड, कितना ऑडिटर के साथ डिस्कस करें कितना काम हुआ है कि कितना काम नहीं हुआ, टू टेक एडवाइस फ्रॉम द ऑडिटर एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेरीज, कि ऑडिटर्स जो है हमारे से एडवाइस लेके क्या पॉइंट्स एंड क्या क्वेरीज है, टू रिलेट द ऑडिट स्टाफ फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, एंड जो हमारी बोर्डम ना आए, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी ना आए, तो अपने जो स्टाफ है उसको रोटेट करता रहे। देन सेक्शन ऑडिट असिस्टेंट, सो दे परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज, उनके पास कौन कौन सी ड्यूटीज होती है, टू कीप कॉन्टेक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड क्लाइंट, की जो प्रिंसिपल एंड क्लाइंट है उनके साथ कॉन्टेक्ट में बना के रखे, टू प्रिपेयर एंड रिव्यू ऑडिट प्रोग्राम को अच्छे से चलाएं। देन उसके बाद हमारा है टू चेक दी वर्क डन बाय जूनियर्स एंड क्लर्क, की क्लर्क ने कितना काम करा है कितना काम नहीं करा है, काम स्मूथली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको इंस्ट्रक्शन दे, गाइडेंस दे जूनियर को, वेरीफाई करें उनका वैल्यू ऑफ एसेट कितना है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, कैपिटल स्ट्रक्चर देखे, एसेट लाइबिलिटीज़ देखे भी, टू रिव्यू लीगल प्रोविजन अफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, मैट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। देन जूनियर ऑडिट असिस्टेंट क्या करते हैं, वे इंस्ट्रक्शन करते हैं जो उनको सीनियर्स प्रोवाइड करते हैं, उनको कर
कंटिन्यू करते हैं टू कैरी आउट चेकिंग द शेड्यूल्स एंड रिकंसाइल द स्टेटमेंट, शेड्यूल चेक करें एंड स्टेटमेंट्स को कंसाइल करें। तो उसके बाद टू एग्जामिन द सपोर्टिंग डाटा एंड डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर, एग्जामिन करें सपोर्टिंग डाटा को, डॉक्यूमेंट्स को एंड पेपर्स को। देन उसके बाद ऑडिट क्लर्क्स कौन से होते हैं? रूटीन चेकिंग एंड कंपैरिजन ऑफ वर्क, रूटीन चेक करते रहे, कंपैरिजन ऑफ वर्क करते रहे, चेकिंग, पोस्टिंग, कास्टिंग एंड कैरिड फॉरवर्ड, ये सब चीज़ें आराम से करते रहे। तो उसके बाद ऐसे क्वालिटीज कंट्रोल ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि ऐसे 220 क्या बोलता है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ऑडिट की क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। सो ऑडिट वर्क इज परफॉर्म बाय नंबर ऑफ पर्सन एट वेरियस लेवल, कि देखो जो ऑडिट वर्क है ये काफ़ी ज़्यादा नंबर्स परफॉर्म कर सकते हैं वेरियस लेवल पे। सो द ऑडिटर हैज़ टू डिपेंड सर्टेन एक्सपर्ट एज वेल एज वर्क परफॉर्म बाय द ऑडिटर अदर ऑडिटर्स, कि कभी कभी जो ऑडिटर होता है वो डिपेंड हो सकता है अपने अदर फेलो वर्कर्स पे या फिर अदर ऑडिटर्स पे। सो द लार्ज पार्ट ऑफ हिज वर्क इज परफॉर्म बाय ही सबऑर्डिनेट एंड रेजिस्टेंट, ये जो ऑडिटर है उसका मेन जो काम कर लेते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द काम जो कर लेते हैं वो सबऑर्डिनेट हमारे अन्य असिस्टेंट कर लेते हैं। सो ही मस्ट केयरफुली सुपरवाइज एंड रिव्यू द वर्क परफॉर्म बाय दी सबऑर्डिनेट, कि जो सबऑर्डिनेट काम करने वाले हैं उनको प्रॉपर सुपरवाइज करें, रिव्यू करें उनके काम को, और अगर सेटिस्फाई है then other auditor must be satisfied that work performed by expert and the other auditors professional standard, की एकदम प्रॉपरली सेटिस्फाई हो जो काम उसने करवाया। देन उसके बाद the objective of the auditor is to implement quality control procedure and the engagement level that provide auditor with reasonable assurance that, जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटर का वो होता है कि क्वालिटी कंट्रोल कैसे है, प्रोसीजर क्या है, लेवल क्या है, ये सब चीज़ें। तो उसके बाद उसे क्या रीजनेबल अश्योरिटी देनी चाहिए कि the audit complies with the professional स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, की जो ऑडिट है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के साथ बनी हुई है, लीगल रिक्वायरमेंट के साथ बनी हुई है, और उसमें प्रॉपर अप्रोप्रिएट हुई है, जो ऑडिट की रिपोर्ट है वो प्रॉपर अप्रोप्रिएट है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। सो leadership responsibility, so the engagement of partners should be take responsibility for overall quality of each audit engagement, की जितने भी leadership responsibility होनी चाहिए कि जितने भी partners हैं वो उस अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके कि उन्होंने काम अच्छे से करा है। एथिकल रिक्वायरमेंट मतलब कि कुछ ऐसे मोराल वगैरह होना चाहिए उनके बीच में। तो एंगेजमेंट पार्टनर शुड रिमेन अलर्ट रहे, नॉन कम्पल्स रहे, एथिकल रहे, सब कुछ टीम में काम करें। then उसके बाद इंडिपेंडेंसी, the engagement partner shall have conclusion on complies with independence requirement. He shall identify circumstances create threat independence, मतलब वो appropriate काम करे और एल्यूमिनेशन करे कि जितने भी थ्रेट्स वगैरह हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देन फोर्थ वन दैट इज engagement performance. So reviews on before the date of auditor's report, the engagement partner shall be satisfied with the sufficient appropriate audit evidence, कि मान लो कि जो रिपोर्ट बनाने से पहले कि जो इंगेजमेंट पार्टनर है वो प्रॉपर सेटिस्फाई होना चाहिए, एंड तभी जाके जो ऑडिट रिपोर्ट है वो इशू होनी चाहिए। देन उसके बाद consolation है, the engagement partner shall be take responsibility, the engagement team taking appropriate consultants, कि जो प्रॉपर जो टीम है वो प्रॉपर कंसल्ट हुई है, कंक्लूजन निकला है कि नहीं हुआ है। देन उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, द एंगेजमेंट पार्टनर शैल डिटरमाइन द एंगेजमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू क्या है एंड डिस्कस करें उसके सिग्निफिकेंट क्या है। देन उसके बाद The such reviewers shall discuss the significant matters, की significant matters को discuss करे, review करे, financial statement को अपने review से report अच्छे से बनाए। Then such supervised reviewer shall also consider engagement teams evaluation, और जो reviewer होते हैं हम इनको engagement team evaluation भी ऐसे consider कर सकते हैं। Then next, differences of opinion
Then if differences of opinion arises between engagement team with those consolidated between the engagement partner, the quality control reviewer, the engagement team shall follow the firm's policy. अगर कोई बीच में कंफ्यूजन आ रही है तो वो पॉलिसी चेक कर सकते हैं, पॉलिसीज चेक कर सकते हैं, प्रोसीजर चेक कर सकते हैं, जिससे कि जो कंफ्यूजन है वो मिट जाए. देन उसके बाद फिफ्थ वन दैट इज मॉनिटरिंग. दिस प्रोसेस इज डिजाइन टू बी प्रोवाइड द फर्म रीजनेबल एक्यूरेसी दैट इज पॉलिसी प्रोसीजर, कि अच्छे से मॉनिटर करे कि जो सारा काम हो रहा है वो एज पर पॉलिसीज प्रोसीजर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्वालिटी कंट्रोल अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. देन सिक्स वन दैट इज डॉक्यूमेंटेशन. The auditor shall document issue identified with respect of compliance with the relevant ethical requirement, independency requirement, conclusion के पास प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, रिलेशनशिप होनी चाहिए एकदम हर चीज़ के बीच में. Then उसके बाद The engagement quality control reviewer shall document the procedure होने चाहिए, क्या रिव्यू परफॉर्म हुआ है वो सब होना चाहिए. The next one पढ़ते हैं SA 250 revise consideration of laws and regulation in an audit of financial statement. कि क्या consideration होता है, मतलब laws and regulations क्या बोलते हैं अगर financial statement की हमारी audit हो रही है. So laws and regulations. So certain laws and regulations have direct impact on financial statement. कुछ laws and regulations ऐसे होते हैं जिनके पास financial statement का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है. सो इन दिस वे इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन रिपोर्टेड अमाउंट एंड डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो इससे का वे है कि आप अच्छे से डिटरमाइन करो, रिपोर्ट करो, उनका अच्छे से डिस्क्लोज कर दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है. देयर इज एनी नॉन कंप्लेंट्स ऑफ लॉज रेगुलेशन इस में लीड टू फाइन्स. अगर ऐसा रेगुलेशन अच्छे से नहीं हो रहे तो फाइन आएगा, लिटिगेशन आएंगी, मटीरियल इम्पैक्ट आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे. सेकेंड वन नॉन कंप्लाइंस. सो it may be intentionally or unintentionally the omission of commission of any law. मतलब कुछ भूल गए हो कमीशन वगैरह तो ये वहाँ पे तभी पॉइंट उठता है. फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट. द मैनेजमेंट शैल बी इंश्योर द वेरियस ऑपरेशन, की जो मैनेजमेंट है वो इंश्योर करे वेरियस ऑपरेशन का जो कि अपने काम में अपनी प्रोसेस में आप कर रहे हो. देन फोर्थ वन दैट इज ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो This essay helps the auditor to identify material misstatement or financial statement due to non-compliance with the law and regulations, but auditor is not responsible for preventing non-compliance, detecting the non-compliance of any law. जो auditor होता है वो इतना responsible नहीं होता कि वो ये laws वगैरह को check करे. Then उसके बाद this essay distinguish auditor's responsibility in regard to complaints of two different categories of laws and regulations. तो यहाँ पे उन्होंने differentiate करा है उनके बारे में. सो the law and regulation having direct effect on determination of material amounts, कि उनके material amounts का जो भी laws and regulations से direct relationship होती है material accounts का, उनको disclose करने चाहिए सारी financial statement. एंड जो auditor होता है responsible होता है कि एविडेंस उनको रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रोवाइड करे. सेकेंड वन लॉज एंड रेगुलेशन विच डू नॉट हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट, जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है अमाउंट्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बट देयर कॉम्प्लेंस इज फंडामेंटल. बट उनकी जो कॉम्प्लेंस है वो एक फंडामेंटल है, बिजनेस में हेल्प करती है. सो इसके रिगार्ड में जो ऑडिटर होता है इन दिस रिगार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स लिमिटेड टू टेक स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसीजर टू डिटरमाइन नॉन कॉम्प्लेंसी. बट उसके पास सब इतनी अथॉरिटी नहीं होती ऑडिटर के लिए कि वो हर चीज़ लॉज एंड रेगुलेशंस को वहाँ पे ज़्यादा इन डिटेल में जाके उनको एविडेंस प्रोवाइड करे. देन उसके बाद फिफ्थ वन दैट इज कंसिडरेशन ऑफ कंप्लेंट्स विद लॉज एंड रेगुलेशन. सो the auditor shall have general understanding of legal regulatory framework. जो auditor है उसके पास understanding होनी चाहिए legal and regulatory framework की जो applicable होते हैं business पे industry पे. Then second one that is the auditor shall obtain appropriate evidence in regard to complaints of provision, laws and regulation which have direct effect of material amounts and disclosure in financial statement. जो ऑडिटर है उसके पास प्रॉपर अप्रोप्रिएट एविडेंस होना चाहिए कि क्या आपका डिस्क्लोजर है, मटेरियल कंट्रोल क्या है, सब कुछ कैसे है. उसके बाद टू डिटरमाइन नॉन कंप्लेंट्स विद अदर लॉज एंड रेगुलेशन which may have material effect on financial statement. The auditor may inquire from management and inspect correspondence with the relevant authorities. ये चेक करने के लिए कि कोई नॉन कॉम्प्लेंस हो रहा है लॉज का एंड रेगुलेशंस का,
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो वो इंक्वायरी कर सकता है अपने मैनेजमेंट में इस रिगार्डिंग। देन उसके बाद ऑडिटर शैल ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेटिव दैट ऑल नॉन सस्पेक्टेड इंस्टेंस ऑफ नॉन कंप्लेंस हैव बीन डिस्क्लोज्ड टू हिम, कि फिर उसे बाद में रिटर्न डॉक्यूमेंट भी देना पड़ता है कि मेरे हिसाब से जो लॉज एंड रेगुलेशंस है सब कुछ सही है, नॉन कंप्लेंस नहीं है। देन उसके बाद 6.1 audit procedure. So when non-compliance is identified or suspected, the auditor shall, अगर मान लो नॉन कम्प्लेंस मिल भी गया तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? So obtain an understanding of circumstances under which he has occurred and evaluate the possible effect of financial statement, कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इफेक्ट है उसका। उसके बाद The auditor shall discuss the matter with management, वो मैनेजर के साथ डिस्कस करेगा, एक अच्छे से रिप्लाई देगा। एंड इफ sufficient reply is not provided, the auditor shall consider obtaining legal advice, कि अगर उसको अच्छे से रिप्लाई नहीं दे पाया उस चीज़ का तो उसके बाद लीगली इफेक्ट होगा। देन रिपोर्टिंग ऑफ नॉन कंप्लेंट्स, उसके बाद द ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद मैनेजमेंट दीज चार्ज विद गवर्नेंस रिगार्डिंग नॉन कंप्लेंट्स ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। बट अगर उसने कंप्लीट नहीं करा है तो उसे इस बारे में अपने मैनेजमेंट से बात करनी पड़ती है। इफ नॉन कंप्लेंट्स इज intentionally and material, the auditor shall communicate to those charged the governance when practicable, तो उसे बाद में वो गवर्नेंस को बताना पड़ता है जिनके साथ प्रैक्टिसेबल था। उसके बाद if management and those charged governance are involved in non-compliance, the matter shall be communicated with higher authority। अगर मैनेजमेंट और नॉन कंप्लेंस सब कुछ गवर्नेंस मिली हुई थी नॉन कंप्लेंस के लिए, तो आगे जाके हायर अथॉरिटीज को ये मैटर जाता है। तो उसके बाद इफ नॉन कंप्लेंस हैज मटेरियल इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एडवाइस एंड क्वालिफाइड ओपिनियन, फिर वहाँ पे फाइनल क्वालिफाइड ओपिनियन देते हैं ऑडिट रिपोर्ट पे। देन उसके बाद इफ द मैनेजमेंट ऑफ दोज डिग्री चार्ज गवर्नेंस preclude the auditor from obtaining audit evidence, the auditor shall give qualified opinion, फिर बाद में उसे qualified opinion देना पड़ता है, disclaim करना पड़ता है अपने opinion को। then उसके बाद the non compliance of laws and regulations shall be communicated to regulatory authority and auditor is required to under any law, क्योंकि कोई भी नॉन कंप्लेंस हुई है तो आगे जाके वो ऑडिटर जो होता है वो अंडर द लॉ और रेगुलेटरी को इन्फॉर्म कर देता है। So yeah, that's your chapter number 4, that is audit program. I hope you subscribe my channel and like this video. See you next video. Until the next video, take care। और इस PDF के लिए आपको बहुत से चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा।